हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ओके, सो हमने लास्ट कहाँ तक कर लिया था, कोई डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं अभी तक। ओके, देखिए हमने लास्ट क्लास में इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस पढ़े थे, ठीक है। और उसके बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा था, फिर हम चले गए थे, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कैसे कैसे सॉल्व करते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के बेस पे। देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन। सपोज कर लीजिए आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा हो, ठीक। ये मेरे पास वाई एक्सिस एंड ये मेरे पास एक्स एक्सिस। यहाँ पे अगर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखा हो कुछ इस तरह, प्लेन, इस तरह, तो पहली चीज पूछूंगा कि इस पर्टिकुलर प्लेनर सरफेस अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी, डिफाइन कर सकते हैं। अगर सपोज कर लीजिए 10 वोल्ट है, ये मेरे पास 20 वोल्ट है, ये मेरे पास 30 वोल्ट है, इस सर पॉइंट पे। वेरी सर वेरी यूनिफॉर्मली करेगी और सबसे ज्यादा होगी 10 वोल्ट पे, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना सर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके ओके, ये मेरे पास एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री है, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि ये मेरे पास जो सरफेसेस हैं वो प्लेनर है, एंड प्लेनर सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। तो इस पूरे रीजन में मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। अब देखिए, एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, हमेशा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। फिर मैंने एक दूसरा रिलेशन पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक रिलेशन होता है कि पोटेंशियल पॉइंट इन डिक्रीजिंग, या इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होता है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, डिक्रीज करती है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज किस डायरेक्शन में कर रही है, राइट साइड और लेफ्ट साइड? सर लेफ्ट लेफ्ट साइड डिक्रीज कर रही है, तो उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिफाइन करूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल पॉइंट टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन and it would be perpendicular to that particular surface like this, ठीक। तो ये मेरे पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये मेरे पास डायरेक्शन ई का हो गया। अब हम क्या करते हैं, जब रिलेशन कैलकुलेट करते हैं कि ई की वैल्यू कितनी होगी, तो एक फॉर्मूला होता है डी वी इज माइनस ऑफ ई डॉट डी आर या ई डी आर कॉस थीटा, ये फॉर्मूला था। जी सर। ये मेरे पास डायरेक्शन के लिए सिर्फ नेगेटिव साइन, तो उसको हटा दीजिए क्योंकि मुझे डायरेक्शन पता चल गया। तब मेरे पास यहाँ पे दो टर्म हुआ, ई और ये डी आर कॉस थीटा, ठीक। इन दोनों का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी आर कॉस थीटा बोथ शुड बी पैरेलल, ठीक है। बोथ शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। तब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर अगर मैं पार्ट के लिए देखूं तो वो इस डायरेक्शन में है, और डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ से यहाँ तक ये दे रखा है। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट कौन से लेना पड़ेगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट होगा, एंड इट वुड बी ये वाला कंपोनेंट, ऐसा मुझे, जी सर। चाहे वो कॉस कंपोनेंट हो साइन कंपोनेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हमने जो रिलेशन निकालना था उस कंडीशन में तब मेरे पास कॉस आया था, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग अलग चेंज हो सकता है क्योंकि एंगल मेरे पास चेंज हो सकता है, एज मच। सर समझ नहीं आया वैसे। देखिए ये जो हमने रिलेशन निकाला था, इस रिलेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड डी आर के साथ अगर थीटा एंगल बनाता है तब उसके लिए मेरे पास रिलेशन, चूंकि वो डॉट प्रोडक्ट होता है तो इसलिए ई डी आर कॉस थीटा होता है, ठीक है। जी सर। बट अगर मैं इसको सॉल्व करूं या इसको एक्सपैंड करूं तो मेरे पास यहाँ पे दो कंपोनेंट आया, एक ई कंपोनेंट एंड एक डी आर कॉस थीटा कंपोनेंट। जी यहाँ सर। पे डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, जी सर। ऐसा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसकी तरफ है, इधर की तरफ, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट भी मैं कौन सा लूंगा, वही कंपोनेंट जो उसके पैरेलल हो, तो ये पैरेलल कंपोनेंट ये वाला होगा ना, यस सर। ठीक। बट मुझे डिस्प्लेसमेंट तो ये दे रखा है और मुझे निकालना ये है, तो मैं क्या यूज करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री, और मुझे एंगल गिवन है उसके हिसाब से। तो ये मेरे पास एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री। अब इस ट्राइंगल में आपको हाइपोटेनस पता है,
एंड ये जो साइड है वो कौन सा है, परपेंडिकुलर, विच इज इक्वल्स टू डी आर, और मुझे डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन सेपरेशन बोल सकते हैं। डी आर इज इक्वल्स टू ये डिस्प्लेसमेंट विच इज 10 सेंटीमीटर, ठीक, टाइम्स साइन ऑफ 30, देख सकता हूँ। जी सर। सेंटीमीटर में इसको मीटर कन्वर्ट कर दीजिए तो अपॉन 100, फिर पूरी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1/10, एंड साइन 30 इज इक्वल्स टू 1/2, सो इट वुड बी 1/20। सो यहाँ से अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करूँ, डेल्टा वी, ये मुझे पता है इन दोनों के बीच में कितना है, 30 एंड 20, तो डिफरेंस कितना हो गया, 10। दे शुड बी इक्वल्स टू ई टाइम्स डी आर कॉस थीटा, मतलब दोनों के बीच में सेपरेशन, इट इज 1/20। सो इसको साइड में अप्लाई कीजिए तो E शुड बी इक्वल्स टू 200 वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम। है समझ? तो देखिए इस पूरे क्वेश्चन में आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ये वेरी कर रहा है, तो आप बोलिएगा चूंकि लाइंस कैसे दिख रही हैं आपको, प्लेनर, तो हमने पीछे पढ़ा था प्लेनर सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, या इसका उल्टा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेनर होता है। दूसरा उसका डायरेक्शन किसकी तरफ होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट टुवर्ड्स डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो पोटेंशियल जिस डायरेक्शन डिक्रीज कर रहा है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इसके बेस पे मैंने डायरेक्शन ड्रॉ कर दिया। एज समझ? यस। एंड देन नेक्स्ट उसकी वैल्यू जब सॉल्व करते हैं तो डी आर कॉस थीटा एंड ई दोनों एक दूसरे के पैरेलल कंपोनेंट होने चाहिए, ठीक है। तो एंगल को यूज करके ट्रिग्नोमेट्री से हेल्प से मैंने डी आर की वैल्यू निकाल ली। एज समझ? जी सर। तो इसी तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस के बेस पे क्वेश्चन भी रखा होगा तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको ये नोट डाउन फॉर्मूला हमारा आया कहाँ पे था? शुरू में हमने सॉल्व किया था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वहां पे जी सर। देखिए मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड क्लास में कराया था, समझ गया सर। पेज पलट के देख सकते हैं। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। डन सर। नेक्स्ट आपका कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बेस पे रिलेशन बताया था, तो वहां पे मैंने डिफाइन किया था किसी भी सिस्टम में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो बाय कंजर्वेटिव फील्ड होती है, ऐसा हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास में। मतलब किसी भी सिस्टम में अगर एनर्जी स्टोर्ड होगी तो वो एनर्जी अगर बाय कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन है, ठीक, या उसके अगेंस्ट, तभी एनर्जी स्टोर्ड होती है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एनर्जी डिसिपेट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो वो स्टोर्ड एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकता। आया समझ? यस सर। ओके, सो यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन करते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज सिंपली माइनस ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड। अगर मैं इसको किसी एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से यूज करता हूँ तो वो उसके ऑपोजिट होता है, तो प्लस ऑफ बाय एक्सटर्नल एजेंसी, ठीक। तो ये रिलेशन याद रखिए। अब डिफाइन करते हैं हम लोग, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी का एक्चुअली मतलब क्या होता है। तो हमें यहाँ पे डिफाइन करना है चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो आप बोलिएगा इनिशियली जो चार्जेस होंगे कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इन्फिनाइट सेपरेशन पे, तो उनके बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं होगी, ठीक। तब उनकी जो एनर्जी होती है अज्यूम टू बी जीरो, क्योंकि इन्फिनाइटली सेपरेटेड है, इसलिए कोई इंट्रैक्शन नहीं है उसकी वजह से। तो अगर मैं उन चार्जेस को लेकर आऊं इंफिनिटी से ताकि किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में असेंबल कर दूं बाय द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी टू डू वर्क अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर फील्ड, तो वो अमाउंट ऑफ जितना वर्क डन होगा वो स्टोर्ड रहता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जी ये सर। समझ आया? हाँ जी ये सर। सेम टर्म आपने पढ़ा था ग्रेविटेशन चैप्टर में, वहां पे हम मासेस को लेकर आते थे इंफिनिटी से एंड पर्टिकुलर सीक्वेंस में हम अरेंज करते थे, और यहाँ पे हम किसको लेकर आते हैं, चार्जेस को, ठीक है। जी सर। तो सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं
the amount of work to be done to assemble a system of point charges by the help of external agency against conservative field will get stored as potential energy और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट? एक मिनट से लिख रहा था। The amount of work to be done to arrange a system of point charges by the help of external agency against conservative field will get stored as electric potential energy. against सर कौन सी फील्ड है? कंजर्वेटिव फील्ड। will get stored as potential energy। जी आंसर। ठीक, ओके। अब आपको पोटेंशियल एनर्जी जो सॉल्व करना है, ठीक, वो दो अलग अलग टर्म के लिए, एक पॉइंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए और किसी भी एक बॉडी के लिए। ठीक, फिर वो फर्दर दो तरह से, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं आपको पहले पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइन करता हूँ। ठीक, तो पहली चीज, अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट चार्जेस, ठीक, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, ठीक, इसकी वैल्यू कितनी है। सबसे फर्स्ट मैंने टर्म डिफाइन किया था पोटेंशियल एंड वर्क डन के बीच में। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट पर यूनिट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। वो डिफाइन किया था पोटेंशियल के टर्म में। यस सर। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करूँ, इंफिनिटी पे चूंकि इनफाइनाइट सेपरेशन पे कोई इंट्रैक्शन नहीं, तो वहां पे एनर्जी इनिशियल जीरो होगी। So energy in any particular condition should be equals to पहला sum of all work done in bringing that particular charge to arrange in the particular configuration। तो पहला फॉर्मूला ये होता है। इसी को जब मैं सॉल्व करूंगा पोटेंशियल के बेस पे, तो चूंकि मेरे पास ये सिर्फ समेशन पेयर वाइज ऐड कर देता है, तो इसलिए वहां पे एक अनदर फॉर्मूला आता है, हाफ समेशन क्यू आई इंटू वी आई। एंड तीसरा फॉर्मूला होता है कि sum of product of charges by their separation। ठीक, तो मैंने तीन तरह से कैलकुलेट करने का तरीका सिखाया। अब मैं किसी क्वेश्चन को मैं तीनों तरह से सॉल्व करना सिखाता हूँ, ताकि जो आपको कन्वीनियंट लगे उसके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको स्कूल में डिराइव करने के लिए बोले तो आप फर्स्ट मेथड से डिराइव कीजिएगा, एंड बाकी जगह आप अपने मेथड से यूज कर सकते हैं जो आपको आसान लगता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये मेरे पास तीन तरह से पोटेंशियल। हाँ, सो सेपरेशन से डिवाइड करना है ना? हाँ, उन दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन कितना है उसके हिसाब से। देखिए, अब मैं सॉल्व करना सिखाता हूँ। ठीक, तो पहले हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर अ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस अरेंज ऑन अ वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी for charges arranged on vertex of an equilateral triangle। ठीक, तो इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए मैं आपको तरीका सिखाता हूँ।
मान लीजिए आपके पास कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है कुछ इस तरह, सेपरेशन या इसका साइड एल 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 है, एक पॉइंट ए मान लीजिए, पॉइंट बी मान लीजिए, पॉइंट सी मान लीजिए। तो हम क्या करते हैं, स्टेप वाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो पहली चीज, क्या इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में कोई चार्ज पहले से प्रेजेंट है या नहीं। तो आप बोलिएगा यहाँ पे कोई भी चार्ज पहले से प्रेजेंट नहीं है, तो मुझे फर्स्ट चार्ज को लेकर आना है। फॉर चार्ज Q1 to be bring at A, मुझे Q1 चार्ज को A पॉइंट पे लाना है। तो इस पूरे प्रोसेस में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, पहले हम उसकी बात करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको लेकर कहाँ से आऊंगा, इन्फिनिटी से। तो मैं इसको इन्फिनिटी से ए तक लेकर जा रहा हूँ। किसी भी सिस्टम में मुझे जब लेकर जाना होता है तो पहले हम चेक करते हैं कि वहां पे कोई पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप बोलिएगा यहाँ पे कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं है, तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देयर इज नो एनी चार्ज और फील्ड इन दिस पर्टिकुलर सराउंडिंग। तो पोटेंशियल उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 0। Work done in bringing first charge is equals to charge times potential difference. Infinity potential 0 and A point पे potential 0, तो इसीलिए पूरा वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। मतलब अगर वहां पे कोई एक्सटर्नल एजेंसी एक्ट नहीं कर रही जिसके अगेंस्ट मुझे वर्क डन करने की जरूरत पड़े, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। आई बस समझ। यस सर। ओके, सो फर्स्ट चार्ज हम यूं ही लेकर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं है जिसके अगेंस्ट में मुझे कुछ वर्क डन करने की जरूरत पड़े। अब चूंकि फर्स्ट चार्ज आ चुका है ए पॉइंट पे, तो वो क्या करेगा, पोटेंशियल जनरेट करेगा अपने सराउंडिंग में। तो ए पॉइंट पे Q1 आ चुका है। अब मुझे बी पॉइंट पे किसी Q2 चार्ज को लेकर आना है इन्फिनिटी से। तो अगर मैं Q2 चार्ज को बी पॉइंट पे लेकर जाऊं, तो पहले मैं चेक करूंगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई पोटेंशियल जनरेट हो रही है या नहीं। तो आप बोलिएगा Q1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो एल सेपरेशन पे कुछ पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, तो मुझे उसके अगेंस्ट में बाय एक्सटर्नल एजेंसी कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करने की जरूरत पड़ेगी। सो सेकंड केस, फॉर चार्ज Q2 to bring at point B, तो आप बोलिएगा पोटेंशियल एट पॉइंट बी है किसकी वजह से, Q1 की वजह से, वो ए पॉइंट पे सेपरेशन ए पॉइंट पे प्लेस है उसकी वजह से। तो ड्यू टू Q1 एट ए, मुझे इस पोटेंशियल के अगेंस्ट कुछ वर्क डन करने की जरूरत पड़ेगी। सो वर्क डन टू ब्रिंग सेकंड चार्ज इज चार्ज टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एट इंफिनिटी 0, तो सिर्फ इसका पोटेंशियल व्हिच इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय सेपरेशन एल। तो ये आपका सेकंड वर्क डन। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर, कोई डाउट नहीं है, बट हम इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से क्यों कर रहे हैं? ये मेथड है जिसके बेस पे हम सॉल्व कर रहे हैं। फिर मैं आपको एक डायरेक्ट मेथड सिखाऊंगा जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज होता है। तो पहले प्रोसेस समझिए कि एक्चुअली में होता क्या है, फिर आप डायरेक्ट मेथड यूज करना सीखिएगा। ठीक है, ओके सर, मतलब मेरे को ना थोड़ा समझ नहीं आ रहा प्रोसेस। कौन सा, जैसे पूछे मुझसे। जैसे सर, मतलब हमने ये लाइन एक्सटेंड कर दी, बी ए हमने एक्सटेंड करा फॉर चार्ज Q1 टू ब्रिंग एट ए। तो मतलब हम एक चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से ए पे लाना चाहते हैं। हाँ, तो पहले हम चेक करेंगे कि उस पर्टिकुलर ABC कॉन्फ़िगरेशन में कोई फील्ड या कोई चार्ज पहले से प्रेजेंट है या नहीं। तो आप बोलिएगा अच्छा, नहीं है, तो मुझे किसी के अगेंस्ट कोई वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट जब हम Q2 चार्ज लाएंगे तो Q1 हाँ, ऑलरेडी वहां एग्जिस्ट प्रेजेंट करेगा। है। हाँ, तो उसकी वजह से पोटेंशियल होगा वहां पे बी पॉइंट पे, तो उसके अगेंस्ट मुझे जी सर। वर्किंग करने की जरूरत पड़ेगी। तो सर वो के ई Q1 Q2 अपॉन का डिस्टेंस हो जाएगा हाँ, R12 जो हो गया। हम्म, ठीक। एंड अगर अब सर मुझे यही हम थर्ड चार्ज। तीसरा वाला डाल देंगे तो फिर हम्म, वो हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3, तो 0 प्लस के ई Q1 Q2 अपॉन एल, प्लस हो जाएगा इसमें Q1 Q3 अपॉन एल, और आ जाएगा Q2 Q3 अपॉन एल। हाँ,
एंड सम ऑफ ऑल वर्क डन आपका टोटल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करता है। जी सर, और अगर यही 4 हो गए तो फिर डायगोनल भी ऐड उसके हो बेस जाएंगे, पे तो वो 6 हो जाएगा। ओके छः ओके। 6 टर्म्स आ जाएंगे। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको दूसरा मेथड सिखाता हूँ। ये सर आज ही कराया स्कूल में। अच्छा अच्छा, इसीलिए याद आया। वही सर, मैं देख रहा था इतनी कॉम्प्लेक्स तरीके से क्यों करा रहे हैं सर, मतलब स्कूल में तो इतनी आसानी से करा दिया था। नहीं, ये मेथड है जिससे आप सीबीएसई में सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको दूसरा, इसलिए मैंने आपको 3 अलग अलग फॉर्मूले बताए सॉल्व करने के। हम्म। सर हमें पता है कैसे कराया स्कूल में, एक बार नहीं हुआ है। क्या? सर हमें सीधा ही करा दिया कि पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करवाया, हम्म जो एनसीईआरटी की डेफिनेशन थी वो लिखवा दी। फिर कह दिया स्केलर क्वांटिटी है, डोनेशन यू हो गई। फिर इसका सीधा ही वो दे दिया एक्सप्रेशन, यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। फिर यूनिट दे दिया एसआई यूनिट जूल, और फिर टू चार्ज सिस्टम में दे दिया, टू चार्ज सिस्टम में V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन Q0 दिया पहले। तो उसमें फिर यहाँ पे आ गया बी कंसेप्ट, पहले एक ये दिया, सेकंड दिया V इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। हम्म तो ये दो दिए हमें फॉर्मूले, एंड देन फिर W1 तो हमारा Q इंटू क्या कहते हैं, पोटेंशियल Q डिफरेंस। इंटू जीरो कर दिया, Q इंटू 0 इज इक्वल टू 0 जो हमने यहाँ पे करा। हाँ, और तो मैं उसके उसी बाद चीज को स्टेप वाइज कर रहा हूँ। जी, फिर हम्म W2 हमारा Q2V1 हो गया। तो उसमें हम्म फिर सर ने फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया जो पहले दिया था, V इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हम्म वाला। तो उससे हमारा आ गया कि पहला वर्क डन 0 हो गया, दूसरा Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। हम्म मतलब थोड़ा वेक्टर्स के थ्रू करा है सर ने, कि हमने रैंडमली कहीं से भी ला के उसका पॉइंट, जैसे हमने करा है यहाँ पे सेम टू सेम। हम्म और तभी सर ने फिर 3 चार्ज सिस्टम और 4 चार्ज सिस्टम भी करा दिया था। फिर ओके उसके बाद हमने करा था डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, मतलब इसी चीज को क्लियरली जैसे डेराइव करते हैं कि फॉर पेयर ऑफ चार्जेस कितना आता है उसकी वजह से। तो मैं पहले इसको हाँ लिख लीजिए, मैं सर। आपको शॉर्टकट मेथड समझाता हूँ, ठीक। फिर मैं कुछ जी सर, क्वेश्चन बताता हूँ। लिख लिया सर। ओके, सो हमने 2 चार्ज के लिए डिफाइन कर दिया, तो थर्ड चार्ज अगर आपको लाना हो तो आपने जैसे कहा सेम उसी तरह से, ठीक। ठीक है, पहले मेरे पास Q1 चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है, Q2 चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है, तो मुझे थर्ड चार्ज C पॉइंट पे लेकर आना हो, ठीक, इंफिनिटी से, और चार्ज Q3 टू ब्रिंग एट C। तो पहले उस पर्टिकुलर C पॉइंट पोटेंशियल चेक करेंगे, तो पोटेंशियल एट C पॉइंट 2 चार्जेस की वजह से होगा, ड्यू टू Q1 एंड Q2 बोथ। सो हो जाएगा KQ1 बाई सेपरेशन L प्लस KQ2 बाई सेपरेशन L, ठीक। सो वर्क डन टू ब्रिंग सेकंड चार्ज, थर्ड चार्ज इज इक्वल्स टू चार्ज टाइम्स पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि पोटेंशियल एट इंफिनिटी 0 होगा। तो सिंपली ये टर्म आ जाएगा KQ1 Q3 बाई सेपरेशन L प्लस Q2 Q3 बाई सेपरेशन। अब मेरे पास तीनों वर्क डन आ गया, so total potential energy is equals to sum of all work done in assembling this particular system of charges, ठीक। तो इस तरह से हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जी सर। Okay. इसको लिख लीजिए, मैं आपको वो दूसरा बाकी सब मेथड समझाता हूँ। डन सर। ओके, एक टर्म और, अगर मैं किसी सिस्टम को असेंबल करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करते हैं, अगर मैं उसी चीज को डिसोशिएट वापस कर दूं तो उसका उल्टा वर्क डन होता है, ठीक। सो अगर कभी कभी पूछे टू डिसोशिएट charges to infinite separation again, ठीक, तब
उसके लिए कितना वर्क डन करने की जरूरत पड़ेगी. सो वर्क डन वुड बी माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जितना उसके अंदर स्टोर्ड है उसके इक्वल. ठीक है, तो जितना हमने ऊपर सॉल्व किया था उसका बस नेगेटिव कर दीजिए, वो उतना अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे तो वो इन्फिनिटली सेपरेशन पे चलता है. आया समझ? जी सर. Okay. इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको बाकी दो फॉर्मूले सिखाता हूँ उसको कैसे यूज करेंगे. डन सर. तो अब देखिए, मैंने दूसरा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज किया व्हिच इज इक्वल्स टू हाफ क्यू आई इंटू वी आई एंड समेशन. ठीक, इसको अगर सॉल्व करना हो या इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो डायरेक्टली एट इंस्टेंट कितने चार्जेस हैं उसके बेस पे देखते हैं. जैसे अगर आपको ट्रायंगल दे रखा है, यहाँ पे चार्ज Q1, यहाँ पे चार्ज Q2 एंड यहाँ पे चार्ज Q3, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी. इसके लिए हम क्या करते हैं, हाफ बाहर. अगर मैंने Q1 लिया तो Q1 पॉइंट पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, बाकी दो चार्जेस जो बाकी बच गए उन दोनों की वजह से होगा. सो हो जाएगा Q2 अपॉन सेपरेशन L एंड K Q3 अपॉन सेपरेशन L. सिमिलरली अगर यहाँ पे Q2 चार्ज लूं तो उस पर पोटेंशियल किसकी वजह से, तो बाकी दो जो चार्जेस बच गए उसकी वजह से. सो हो वन और जाएगा थ्री की. Ke Q1 अपॉन सेपरेशन प्लस Ke Q3 अपॉन सेपरेशन. एंड सर ये तो सिमिलरली, उसकी तरह हो गया जो एरिया वाला था जिसमें हम एक बार ले लेते थे और दो. हाँ उसी तरह सेम सेम. तो अगर मैं Q3 ले लूँ तो इसके अलावा जो बच गया Q1 अपॉन सेपरेशन प्लस Q2 अपॉन सेपरेशन. अब देखिए इस पूरे अरेंजमेंट में सेम टर्म, जैसे यहाँ पे Q1 Q2 है और यहाँ पे Q2 Q1 है, दो बार हो गया. जी ठीक सर. है, उसी तरह यहाँ पे Q1 Q3 और यहाँ पे Q1 Q3, ये भी दो बार हो गया. यस सर. एंड सिमिलरली यहाँ पे Q2 Q3 एंड यहाँ पे Q2 Q3, ये भी दो बार हो गया. तो सब में जी से टू सर. कॉमन करूंगा एंड इस टू कैंसिल आउट करूंगा तो एग्जैक्टली आपका सेम आंसर आ जाएगा जो हमने पहले डिराइव किया है. ठीक है, जी सर. तो इस मेथड का एप्लीकेशन तब करते हैं जब आपको सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो एंड इतना ज्यादा चार्ज हो कि इंडिविजुअली आप उसको सॉल्व ना कर पाए. तब उसके लिए एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए निकालिए एंड जितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, जैसे एक मैं क्वेश्चन बताता हूँ. ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया कि मेरे पास पॉइंट चार्जेस किसी क्यूब के वर्टेक्स पे प्लेस है. ठीक, इफ पॉइंट चार्जेस आर अरेंज्ड on vertex of cube having side A, find net electric potential energy of the arrangement. इसको ट्राई कर सकते हैं. सर एक बारी क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या है. तो पॉइंट चार्जेस आर अरेंज्ड ऑन वर्टेक्स ऑफ क्यूब. क्यूब, तो सपोज कर लीजिए आपके पास कोई क्यूब दे दिया इस तरह. ठीक, यहाँ पे हैविंग साइड ए. इस पर्टिकुलर क्यूब के, ठीक, सारे वर्टेक्स के ऊपर चार्ज क्यू दे दिया. ठीक, एंड इस क्यूब का साइड ए है. तो बताइए इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी. यहाँ पे भी चार्ज क्यू, यहाँ पे भी चार्ज क्यू, यहाँ पे भी चार्ज क्यू, 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 क्यू एंड क्यू. तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे. ठीक, तो मैंने जो ऊपर मेथड समझाया है उससे करिएगा तो आई थिंक ज्यादा आसान होगा. ठीक, मैं करके दिखाऊं, एक मिनट सर. एक बार कोशिश करिए. सर सारे एजेस पे क्यू चार्ज है. हम्म,
तो सारे पे क्यू चार्ज है तो Q1 Q2 Q3 तो सेम ही हो गए। हाँ, सारे चार्जेस सेम हो गए। ठीक। तो ऊपर वाले में अगर हम डाल दें तो Q इंटू मतलब के क्यू स्क्वेयर अपॉन एल प्लस के क्यू स्क्वेयर अपॉन एल 2 k क्यू स्क्वेयर अपॉन एल, तो 2 2 2 8, ये हो गया 4 k क्यू स्क्वेयर अपॉन एल। अच्छा, सिर्फ इतना ही होगा। हाँ जी सर। देखिए, अगर मैं ऊपर वाला मेथड अप्लाई करूं तो देखिए, पहले फॉर्मूला यूज करते हैं, हाफ Q1 × V1। तो अगर मैं किसी एक चार्ज को लूं यहाँ पे, एंड उस पे इंट्रैक्शन बाकी ऑल अदर चार्जेस की वजह से, तो यहाँ पे कितने चार्ज बच गए बाकी? मतलब सर, अच्छा एक अगर मिनट ओ एक चार्ज मैंने फिर निकाल लिया, तो इस पे इंट्रैक्शन बाकी ऑल अदर चार्जेस की वजह से होगा, पोटेंशियल जनरेट करेगा उस यस। पॉइंट पे। तो हाँ टोटल जी कितने सर। नंबर ऑफ चार्जेस हैं? 8। उसमें से एक निकाल दिया मैंने, तो बचे कितने? 7। 7 बज गए। तो 7 इंट्रैक्शन होगा किसी एक चार्ज के ऊपर। एंड मैं ये बोल सकता हूँ कि हर चार्ज कॉर्नर कॉर्नर पर प्लेस है। तो एक चार्ज को ले लूँ और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि सारे का कॉन्फ़िगरेशन या जो अरेंजमेंट है वो सिमेट्रिकल है, वो सेम सेम जी है। सर। समझ? तो मैं इसको डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ड्यू टू 8 का कॉन्फ़िगरेशन। और सर एक का कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो गया। अब देखिए, 8 का कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालिएगा, तो मैं वो आपको कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। 7 ke क्यू स्क्वेयर अपॉन एल। सारे के लिए सेपरेशन सेम नहीं है, इसलिए डायरेक्टली हम ये नहीं ओ कर सकते। हाँ हाँ। तो जी देखिए, मैं सर। आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। आप इसको पेयर वाइज ब्रेक कर दीजिए। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे, अगर मैं कोई एक चार्ज लूँ, ठीक, एंड उसकी वजह से सबका सेपरेशन डिफाइन कर दूँ, तो इसमें कितने पेयर कहाँ कहाँ पे प्लेस होंगे, ठीक, वो नोटेशन डिफाइन कर रहा हूँ। सपोज कर लीजिए मैंने कोई चार्ज लिया इस पॉइंट पे, यहाँ पे। तो इस पर्टिकुलर वर्टेक्स से कितने साइड जो एडजेसेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, तो एक होगा ये वाली साइड, ठीक, एक होगा ये साइड, ठीक, एंड एक होगा मेरे पास जो वर्टिकल साइड है, ये वाली साइड। ये तीन क्या हो गए? एडजेसेंट साइड की तरह बिहेव कर रहे हैं। जी। ठीक, तीन वहां पे क्या होगा? डायगोनल की तरह बिहेव करता होगा। एक हो जाएगा ये, ठीक, एक हो जाएगा ये, ठीक, एंड एक हो जाएगा ये। यस सर। दिस वन। ठीक, तो तीन एडजेसेंट डायगोनल हो गया, और एक आपका होगा जो लॉन्गेस्ट डायगोनल की तरह बिहेव करेगा, जस्ट ऑपोजिट वर्टेक्स पे। है समझ? समझ गया समझ ओके, अब मैं इसके साइड लूं, तो ये साइड ए ए होगा। ये जो ग्रीन वाली लाइन है वो हो जाएगा √2a, √2a एंड वो √2a, √2 हो जाएगा। एंड जो जी। लॉन्गेस्ट डायगोनल हो जाएगा √3a। √3 ऐसे। है। जी तो सर। टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स इंटू 1/2। क्यू कॉमन कर लिया तो हो जाएगा के ई क्यू बाई सेपरेशन ए। अब देखिए यहाँ पे पेयरिंग, तो तीन एडजेसेंट साइड है, तो 3/1 प्लस तीन आपका एडजेसेंट डायगोनल है, तो हो जाएगा 3/√2, और एक आपका लॉन्गेस्ट डायगोनल है, तो 1/√3। समझ आया? ये समझ में आया मैंने कैसे किया? समझ गया सर, बेसिकली हमने कॉमन ले लिया बाहर सबका अलग अलग लेके, हाँ। और कॉमन में हमने जो लेंथ थी वो 1/3 की जगह हमने 3/1 निकली, क्योंकि 3 ऊपर चला गया। हाँ, नहीं नहीं, वो ये जो डिस्टेंस है वो 3 बार है, तो 3/a हो जाता। जी सर। √2a जो डिस्टेंस है वो 3 बार है, तो 3/√2 हो जाएगा। और जो जी। डायगनल है √3 टाइम, तो सिर्फ एक बार है, इसलिए 1/√3 हो जाएगा। यस सर। ओके, तो जब कोई भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो तो हम इस फॉर्मूले का अप्लाई करते हैं। ठीक,
यहाँ तो कोई डाउट? सर बट जरूरी थोड़ी ना है कि हर बार हमारे पास कोई क्यूब आए। नहीं नहीं, मैंने कहा सिमेट्रिकल जब दे रखा हो तो, ठीक, क्यूब, स्क्वायर, पॉलीगन कोई भी दे रखा हो उसके अकॉर्डिंग। जी सर। ओके, एक थर्ड, आप इस चीज को ऐसे भी अप्लाई कर सकते थे। ये क्वेश्चन लिख लिया था आपने? यस सर। ओके, इसको लिख लिया। जी सर। थर्ड डिफाइन करता है पोटेंशियल एनर्जी, सिंपली इसी को शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं, के कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, ठीक, क्यू आई इंटू क्यू जे, एंड उनके सेपरेशन को आई जे समेशन, ऐसे भी लिख सकते हैं। या आप उसको पेयर वाइज ले लीजिए, समेशन ऑफ ऑल पेयर ऑफ चार्जेस बाय देयर सेपरेशन, ठीक, तो उसके बेस पे भी लिख सकते हैं। जैसे एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, उसने कहा कि एक स्क्वायर ले लीजिए, उस स्क्वायर के वर्टेक्स पे चार्जेस प्लेस हैं, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू, एंड यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू। अगर इसका सेपरेशन ए है तो उसने क्वेश्चन पूछा फाइंड नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो इसको पिछले वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं या इस वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेट कीजिएगा, देखिए कितना आंसर आता है। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सर ये तो बेसिकली हमारा एक 2D डायग्राम हो गया ना, जिसमें मतलब हम्म, चार चार्जेस हैं। बस। राइट। हम्म, एंड क्या कहते हैं, इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इसे हम स्कूल वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं सर हाँ, एक बार। पेयर ऑफ चार्जेस के बेस पे। जी सर। तो हम्म। अ, सबसे पहले सर हमारा कौन सा आया इसमें? नहीं, जब एज अ होल जब लेते हैं तो उसमें फर्स्ट एंड लास्ट डिफाइन नहीं करते हैं, जैसे गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप किसी एक को चूज कर लीजिए एंड उसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर दीजिए। तो सर सपोज अगर मैं प्लस क्यू ऊपर वाला लेता हूँ, ये सबसे वाला ऊपर लेफ्ट वाले साइड, कॉर्नर हाँ। में, हाँ, तो इसका वर्क डन 0 हो जाएगा। हाँ, पहले वाले एक लाने के लिए वर्क डन 0। ठीक है सर। और अगर मैं माइनस क्यू लेता हूँ तो मेरा उसका वर्क डन हो जाएगा क्यू क्यू वन वन ने क्यू चार्ज की टू वजह से। क्यू वन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए, वन टू, हाँ, या मतलब ए जो जो भी, सेपरेशन नहीं है। ए हो गया। तो सर उसके बाद अगर मैं, एक मिनट सर मैं लिख ही लेता हूँ साथ साथ, पहले क्वेश्चन कर लूँ, समझ लीजिए, एक मिनट। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है तो सर वर्क डन 2 जो है, हम्म, अ, उसमें क्योंकि Q हमारा माइनस है तो वो माइनस Q1 Q2 हो हाँ, जाएगा। क्योंकि प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी है इसलिए नेगेटिव भी लूंगा। ठीक है सर। एंड उसके बाद सर वर्क 3 पे चलते हैं। तो हम्म, सपोजिंगली सर वर्क 3 में हम ले आए, क्या कहते हैं, प्लस क्यू, तो ऑर्डर प्लस में की वजह चलेंगे से ना? भी होगा और माइनस की वजह से भी होगा, दोनों की वजह से पोटेंशियल होगा उस पॉइंट पे। यस सर। तो इसमें W3 = एक डायगोनल एलिमेंट आएगा और एक एडजेसेंट साइड आएगा। एक मिनट सर, मैं इसका सोच रहा था कैसे आएगा। इसका आएगा सर Q1 Q3 अपॉन बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2 A ए, हाँ सही है, प्लस प्लस Q2 Q3 बाय अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A।
ए। हाँ, अब Q2 चूंकि नेगेटिव है तो इसलिए नेगेटिव आ जाता है, Q1 Q3 पॉजिटिव है तो इसलिए पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है सर, समझ गया। माइनस में चला गया ये। एंड उसके बाद W4 जो हो गया वो हमारा हो जाएगा Q1 Q4 अपॉन अपॉन ए। 4/ε0 A Q2 प्लस Q4 Q3 Q4 अपॉन 4/ε0 A माइनस Q2 Q4। अरे नहीं, एक जो मिनट, ये भी डायगोनल तो वाला हो जाएगा माइनस है। प्लस। अच्छा, अभी तक जितने आए हैं सर वो सारे माइनस हो जाएंगे हम्म और ये प्लस हो जाएगा। हम्म प्लस Q2 Q4 अपॉन 4/ε0√2 है। डायगोनल एलिमेंट इसलिए जी सर, अब हम बेसिकली इन टोटल सबको ऐड कर नेट दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो इन सबको ऐड कर देंगे। ओके। तो W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। W सब सब इनिशियल में 3 T। तो W टोटल तो सर 0 - Q1 Q2 अपॉन 4/ε0 A, फिर आ गया +2, तो इसमें आ गया प्लस Q1 Q3। ओके, आपने जो किया उस चीज को देखिए, मैं आपको एक और तरीका सिखा रहा हूँ, मेरे इस मेथड से समझिएगा तो ज्यादा आसान होगा। देखिए, जी सर। तो देखिए आपने जो सॉल्व किया स्टेप वाइज किया, 3 स्टेप में सॉल्व किया, उसी चीज को मैं समराइज मैं ऐसे कर सकता हूँ। आपने हाँ जैसे सर, क्यू वो लिया तो फर्स्ट दूसरा चार्ज। मेथड एक और लग सकता है ना, जो अभी हमने पिछली बार किया था, हाँ, वो भी जैसे मैंने लगा ये चार्ज सकते हैं। लिया तो इसके साथ कितना इंटरेक्शन पॉसिबल है, ठीक। तो आप इसके लिए बोलिएगा एक इंटरेक्शन ये होगा, एक सर इंटरेक्शन ये ये होगा, सर एक इंटरेक्शन ये होगा। ये बेसिकली हमारा हो जाएगा 4 × 1/2 × Q/K/E/Q हाँ, A, और ब्रैकेट में आ जाएगा क्या कहते हैं 3/1 +1 नहीं, थ्री क्या बाई वन नहीं कहते होगा। हैं। देखिए, ये दो एडजेसेंट साइड की तरफ बिहेव करेगा और एक हाँ डायगोनल सॉरी, एलिमेंट टू की तरफ भी टू करेगा। बाय वन 2/1 हम्म प्लस √2 1/√2। 1/√2। और जो साइड वाले एलिमेंट होंगे वो नेगेटिव होगा क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, जी सर। और जो डायगोनल वाला एलिमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा। तो डायरेक्टली फॉर्मूला हो जाता हाफ, और ऐसे से कॉन्फ़िगरेशन 4 बार है तो फॉर्मूला आता के Q² बाई सेपरेशन ए। तो ये ए। नेगेटिव लेते हैं, और जो डायगोनल वाला एलिमेंट होता Q² अपॉन √2 टाइम्स ऑफ ए वो पॉजिटिव होता। तो डायरेक्टली जी आपका सर। आंसर ऐसे सॉल्व होगा। ओके, सो हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीख लिया, ठीक है। यहाँ जी तक कोई सर। डाउट? ओके, अब देखिए इसमें बेस्ड आपको कॉन्फ़िगरेशन जानबूझ के चेंज करने के लिए बोलेगा, एंड उसके बेस्ड बोलेगा कि वर्क डन कितना करने की जरूरत पड़ती है, ठीक। जैसे देखिए मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ। सर वैसे स्कूल में तो उसी तरीके से करना ना जैसे मैंने अभी करा। हाँ, सेम वर्क डन निकालिए इंडिविजुअल स्टेप में एंड सबको ऐड कर दीजिए, जी सर। ठीक है। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सपोज कर लीजिए आपके पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, इसके बीच का सेपरेशन आर, इसके बीच का सेपरेशन आर, एंड एक अनदर पॉइंट मान लीजिए डी पॉइंट। मुझे क्या करना है, किसी एक चार्ज को फ्रॉम पॉइंट बी एक सर्कुलर सेमी सर्कुलर रीजन में मूव कराना है एंड डी पॉइंट तक पहुंचा देना है। सपोज कर लीजिए यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ पे चार्ज क्यू है, और यहाँ पे इनिशियल चार्ज कैपिटल क्यू है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा फाइंड वर्क डन टू मूव चार्ज क्यू फ्रॉम बी टू डी। आया समझ? तो इसको सॉल्व कैसे जी करेंगे? तो मैंने पीछे सिंपली लिखा था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए। एक बार पोटेंशियल एनर्जी जब चार्जेस कहाँ पे प्लेस थे, ए बी सी पे,
तो ये मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के लिए डिफाइन करेगी। एंड उसी तरह जब चार्ज बी से चला गया डी पे, तो अब जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा ए सी डी। ये आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन हो जाएगा। आया समझ? जी सर। ओके, अब देखिए इसमें ए बी सी चार्ज के लिए कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर कॉन्फ़िगरेशन ए बी सी, तो यहाँ पे हम पेयरिंग करते हैं किस 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 के साथ इंट्रैक्शन हो रहा है। तो एक इंट्रैक्शन है इस केस के बीच में, एक इंट्रैक्शन है इस केस के बीच में, और एक इंट्रैक्शन है इस केस के बीच में। तीन ही इंट्रैक्शन है। जी सर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि क्यू क्यू बाई सेपरेशन आर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई सेपरेशन टू आर, एंड थर्ड कॉन्फ़िगरेशन इज के क्यू क्यू बाई सेपरेशन। तो ये पूरा पार्ट इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन किया। फाइनली जब चार्ज बी से डी तक चला गया तब आपके पास कॉन्फ़िगरेशन ए सी डी हो जाएगा। एंड वहां पे पहला कॉन्फ़िगरेशन होगा ए सी के बीच में, तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई सेपरेशन टू आर। दूसरा हो जाएगा ए डी के बीच में, तो हो जाएगा के क्यू क्यू बाई सेपरेशन थ्री आर। एंड तीसरा सेपरेशन हो जाएगा सी डी के बीच में, तो हो जाएगा के क्यू क्यू बाई सेपरेशन। आया समझ? ये समझ आया मैंने कैसे सॉल्व किया? नहीं सर। देखिए पहले चार्जेस कहाँ पे प्रेजेंट थे? ए बी सी पे। सर वो हमने ऊपर क्या लिखा है, ये डेल्टा यू के साथ जो हमने लिखा है ये वाली स्टेटमेंट क्या है? कौन सी? ये वाली? सर हाँ जी सर, जो डेल्टा यू के साथ लिखी है। Change in potential energy is equals to amount of work done by any external agency. According to work energy theorem, हम किसी भी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को जब चेंज करते हैं तो अमाउंट ऑफ वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के क्या होता है? इक्वल होता है। अच्छा, यू ए बी सी हमारी इनिशियल है और यू ए सी डी हमारी फाइनल है ना? फाइनल है क्योंकि चार्ज तो पहले कहाँ पे प्रेजेंट था? ए बी सी पे। ठीक, ऐसे फिर था। बी वाला चार्ज डी पे चला गया बेसिकली। हाँ, तो अभी पहले ओके। इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? तो मैंने कहा पेयरिंग करिए, किसके किसके बीच में पेयरिंग होगी। तो एक पेयरिंग होगी स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू के बीच में, एक ये पेयरिंग हो सकती है। जी सर। एक पेयरिंग होगी इसके साथ इसका, दो पेयरिंग हो गई। अब बच जी गया सर। ये वाली पेयरिंग, यहाँ पे तीन पेयरिंग हो गई। जी सर। दिस इज फर्स्ट पेयरिंग, दिस इज सेकंड पेयरिंग, एंड दिस इज थर्ड थर्ड पे। पेयरिंग। अब नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास क्या है? जब चार्ज चला गया कहाँ पे? डी पॉइंट पे, तो ए सी एंड डी। ठीक, तो ए पॉइंट जी पे चार्ज स्मॉल क्यू, सी पॉइंट पे चार्ज स्मॉल क्यू, और डी पॉइंट पे चार्ज चला गया कैपिटल क्यू। तो यहाँ पे अगर मैं पेयरिंग करूंगा किसके किसके बीच में? एक पेयरिंग होगी इसके बीच में, एक पेयरिंग होगी इसके बीच में, और एक पेयरिंग होगी इसके बीच में। समझ गया सर। जी। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, एंड ये थर्ड। तो यहाँ पे फोर्थ। डिस्टेंसेस अलग अलग हैं, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चेंज कर जाएगी। अब दोनों कॉन्फ़िगरेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा। आया जी समझ? सर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। सिर्फ फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना? यू ए सी डी माइनस यू ए बी सी इज इक्वल टू डेल्टा यू। या अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। डन? सर अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल। एजेंसी। ओके। डन सर। सो मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाइए। ठीक, सपोज कर लीजिए आपके पास चार्ज प्लेस है कुछ ऐसे, यहाँ पे एक चार्ज है Q, यहाँ पे एक चार्ज है -Q। ये सेपरेशन 3 सेंटीमीटर है। एक चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है कैपिटल Q, एंड ये सेपरेशन है 4 सेंटीमीटर।
मैंने क्या किया, यहां से चार्ज को मूव कराया ऐसे, ताकि किसी इस पॉइंट तक फॉल कर ले, ठीक, आर्क की तरह। तो बताइए, फाइंड वर्क डन टू मूव चार्ज क्यू। इस पॉइंट को मान लीजिए ए, इस पॉइंट को मान लीजिए बी, इस पॉइंट को मान लीजिए सी, फ्रॉम बी टू। इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश की तो कितना आंसर आता है आपका? 1 मिनट सर। सॉल्व हुआ? 1 मिनट सर। ओके। सर इनिशियल निकाल लिया, अब फाइनल निकाल। हम्म सर ये बेसिकली मतलब सर सब्ट्रैक्ट करना है या सिर्फ आपको मैं इनिशियल और फाइनल बता दूं देता हूँ? आपने सॉल्व कैसे किया पहले वो बताइए मुझे, किस सर किस को जैसे इनिशियल मान? इनिशियल में यू बी ए सी मान लिया। यू बी ए सी, सही है। हाँ। फाइनल में? एंड सर फाइनल में ए सी डी कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छे। तो इनिशियल में सेपरेशन ए बी के बीच में 4, ए सी के बीच में 3 और बी सी के बीच में 5। ठीक। 5 हो गई। ए सी उसमें डी के सर लिए 3 ए हो सी गई, 3 हो 1 हो गई, गया, 4 हो गई और 1 हो गई। बस बस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है। जी सर। Okay. तो हमने पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट चार्ज के लिए इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर। ठीक है। अब अगर यही चीज किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट हो, तब उसको कैसे सॉल्व करते हैं, और इस पे बेस्ड एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है। जी सर। The next is in the presence of external electric field। ये शायद आपके स्कूल में नहीं कराया गया। ठीक है। तो मान सर लीजिए एक अभी यहाँ स्पेस, तक नहीं पहुंचा। नहीं, जैसे मैंने पिछला स्टेप मैंने कहा कराया, उसी के जस्ट बाद ये स्टेप है। ठीक है। हम्म। तो मैं भी शायद आपके टीचर बाद में कराएंगे इस चीज को। ठीक है। तो ये मान लीजिए स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट वेरिएबल किसी भी तरह से हो सकता है। ठीक है। तो मान लीजिए इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। ठीक। इस डायरेक्शन में
तो हमने अज्यूम किया इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आर डिपेंडेंट फंक्शन गिवन होगा। तो मुझे दो चार्जेस को प्लेस करना है, एक पॉइंट ए पे Q1 चार्ज को लेकर आना है और एक पॉइंट बी पे Q2 चार्ज को लेकर आना है। इसका कोऑर्डिनेट दे रखा होगा a,0,0 और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा होगा b,0,0 ठीक। तो मुझे इसके लिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो जैसे आपने पीछे कहा था, पहले मैं फर्स्ट चार्ज की देख रहा हूँ, ठीक। तो फोर्थ चार्ज Q1 to bring at point A। तो मैंने पीछे डिफाइन किया था कि फर्स्ट चार्ज को ब्रिंग करने के लिए वर्क डन की वैल्यू कितनी थी? 0, क्योंकि वहां पे पहले से कोई पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि वहां पे कोई चार्ज या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। बट यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल, तो मुझे कुछ वर्क डन करने की जरूरत पड़ेगी फर्स्ट चार्ज को लाने के लिए। ऐसा समझ? सर फॉर चार्ज Q1 टू ब्रिंग एट ए। तो ए पॉइंट पे ए लाने का के लिए क्या पहले से यहाँ पे कोई पोटेंशियल है या नहीं? सर यहाँ पे तो ऑलरेडी वो एक्ट कर रहा है ना इलेक्ट्रिक फोर्स के अलॉन्ग, तो वो हाँ ऑलरेडी उसी पोजीशन पे। हाँ, तो वहां पे पहले से पोटेंशियल होगी, किसकी वजह से? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। जी तो उसको सर, तो सॉल्व वो तो कैसे कर वो हो सकते जाएगी हैं? ना, वो तो K Q1 अपॉन वो हो ऐसे सॉल्व जाएगा। करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंसेस माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, कहां से कहां तक? इंफिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट ए तक लेके जा रहा हूं, तो उसके लिए तो ये भी हो जाएगा इंफिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट कोऑर्डिनेट ए तक। तो यहां से आपका फर्स्ट पोटेंशियल डिफाइन हो जाएगा। आया समझ? ये समझ आया? सर E/dr से हमारा पोटेंशियल आ जाता है ना। हाँ, तो ई की वैल्यू गिवन होगी एज अ फंक्शन, वो किसी भी टर्म में गिवन होगा एज आर डिपेंडेंट। तो उसको मैं सॉल्व करके इंटीग्रेट करके पोटेंशियल एट ए कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। जी सर। Now, work done to bring first charge is charge times potential difference. So potential at A minus potential at infinity. तो infinity की वैल्यू 0 हो गई, तो सिर्फ A पॉइंट पे जो पोटेंशियल इस वजह से आया है उसको पुट कर दीजिए, फर्स्ट वर्क डन आ गया, ठीक है। अब देखिए फॉर चार्ज Q2, फॉर चार्ज Q2 to bring at point B, B पॉइंट पोटेंशियल कौन कौन जनरेट करेगा? सर हेलो। बी पॉइंट पे एक तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो होगा, सेकेंडली दूसरा सर Q1 की वजह से। बस। सो पोटेंशियल अगर एट पॉइंट बी कैलकुलेट करना हुआ तो एक हो जाएगा Q1 जो प्रेजेंट है उसकी वजह से, और दूसरा पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर्टिकुलर बी पॉइंट। जी सर। अब अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग सेकेंड चार्जेस चार्ज टाइम पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, दोनों वर्क डन का सम कर दीजिए, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W1 प्लस W2। आया समझ? यस सर। ओके, तो ये होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पे हम इस तरह सॉल्व करते हैं। इसके बेस पे आपको एग्जांपल में क्वेश्चन दे रखा है, एग्जांपल 2.5, ठीक है, आपकी बुक का, एनसीईआरटी बुक का, उसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। जी सर, एक मिनट नोट कर लो। डन सर। नेक्स्ट, ये जो हमने सॉल्व किया था ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइन किया था,
अगर आपको पॉइंट चार्ज ना दे रखा हो, फॉर चार्ज ऑन अ बॉडी दे रखा हो, तो उसके लिए कैसे सॉल्व करते हैं? ठीक, फॉर चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी, सपोज कर लीजिए कोई स्फेरिकल बॉडी, उसके लिए तब इसके लिए एक कंसेप्ट आता है विच इज कॉल्ड सेल्फ एनर्जी। ठीक, पहले इसका मतलब मैं समझाता हूँ, ठीक, वो बताता हूँ। सपोज कर लीजिए मेरे पास कोई एक स्फेयर है, ठीक, कंडक्टिंग, ये मेरे पास कोई कंडक्टिंग शेल ले लीजिए, ठीक, इसके ऊपर मुझे चार्ज लेकर आना है, तो चार्ज क्या ऑल ऑफ अ सडन आ जाएगा या स्टेप वाइज आएगा? सर स्टेप वाइज। स्टेप वाइज। तो मैं बोल सकता हूँ कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है वो स्टेप वाइज आ सकता है। तो मान लीजिए उसके ऊपर टोटल चार्ज Q मुझे अरेंज करना है, तो Q ऑल ऑफ अ सडन नहीं आ सकता, स्मॉल स्मॉल इंटरवल में आएगा। तो हमने अज्यूम किया कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, ठीक, उस स्फीयर के पास स्मॉल Q अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है, ठीक, जी सर। मतलब इसके पास कुछ स्मॉल Q अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है एंड और अमाउंट dq मैं लेकर आ रहा हूं कहां से? इंफिनिटी से, उस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर स्टोर करने के लिए, और इसी प्रोसेस के बेस पे चार्ज स्टोर होता होगा। तब जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी करते हैं इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ एनर्जी। आया समझ? सेल्फ एनर्जी कंसेप्ट कब यूज करते हैं? किसी भी बॉडी के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए नहीं। ठीक है, सो यहाँ डिफाइन करते हैं, ठीक, इस पर्टिकुलर के बेस पे अगर मुझे सॉल्व करना हो, सो पोटेंशियल एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट dv बाय दिस पर्टिकुलर स्फीयर, अगर इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कितना r, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला k q बाय सेपरेशन r, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू चार्ज टाइम्स पोटेंशियल, तो हो जाएगा k q dq बाय सेपरेशन r इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, और यही अमाउंट ऑफ वर्क डन स्टोर्ड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ एनर्जी बोलते हैं। आया समझ? ये बात जी समझ सर। आया? ये तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो कहता है द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन टू असेंबल चार्ज on a body gets stored in the form of energy which is called self energy। तब उसको मैंने जी सॉल्व सर। इस तरह से डिफाइन किया। अब इसको आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो q पे पावर 1 है, इसको इंटीग्रेट 0 से लेके कैपिटल Q तक करना है, तो उसका इंटीग्रेशन q स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। सो पूरी वैल्यू हो जाएगी k q स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ r। है समझ? यस सर। अब इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ आसान से। सर एक बारी वो पढ़ दो प्लीज, जो आपने ऊपर लिखा है, फॉर चार्ज ऑन अ परसेंट प्रेजेंट ऑन अ बॉडी, प्रेजेंट ऑन अ बॉडी। अच्छा, साइड में क्या लिखा है उसके? सेल्फ एनर्जी। अच्छा, सेल्फ।
डन। 1 मिनट से बस हो गया। RQDQ। डन सर। एक क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दिखाइए। सपोज कर लीजिए एक स्फेयर ये है, ठीक, एंड एक स्फेयर ये है, ठीक। दोनों के सेंटर के बीच का सेपरेशन यहाँ से यहाँ तक। इसके ऊपर टोटल चार्ज Q1 स्टोर्ड है, इसके ऊपर टोटल चार्ज Q2 स्टोर्ड है। इसका रेडियस सपोज कर लीजिए R1 है, इसका रेडियस सपोज कर लीजिए R2 है। दोनों के सेंटर के बीच का सेपरेशन D है। क्वेश्चन पूछा गया फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। पहले डिफाइन कीजिए कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किसकी किसकी वजह से होगा। ऑफ द अरेंजमेंट। ये मैंने कोई कंडक्टिंग सर शेल लिया है। सर इसमें पहले तो वही होगा कि जो चार्ज होंगे लाइक शेल, आउटर शेल के चार्ज, तो उनकी वजह कंडक्टिंग से शेल। हाँ सेल्फ एनर्जी होगी दोनों की इंडिविजुअल। जी सर, सेल्फ एनर्जी होगी दोनों की। हाँ एंड दूसरा। फिर सर हमें उसकी वैल्यू तो पता ही है क्योंकि के क्यू क्यू अपॉन आर है, R1 R2। हम्म, तो डिस्टेंस दिया हुआ है तो बेसिकली हमारा Q1 जो होगा वो हो जाएगा KQ/R1 और Q2 हो जाएगा K। वो हुआ। नहीं नहीं, मैंने पहले कहा कि दोनों के पास इंडिविजुअल सेल्फ एनर्जी होगी, ठीक। दूसरा, ये दोनों चूंकि डी सेपरेशन पे सेपरेटेड है, तो वो दोनों इंडिविजुअली पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा। तो एक दूसरा टर्म आएगा जो उसके इंट्रैक्शन की वजह से डिफाइंड होगा, वो 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम जो हमने पीछे कैलकुलेट किया था। आया समझ? विराज, हेलो।